In the previous two lectures of laser physics, we have studied various features of induced absorption, spontaneous emission, as well as stimulated emission and their corresponding equation. Today we are going to develop the most important series of laser physics, which are Einstein relation, or what are the equations associated with Einstein coefficient during induced absorption, stimulated emission, as well as spontaneous emission. Let us consider a system having two energy level E1 and E2. The population of E1 is represented by N1, while the population of E2 is represented by N2. And we know that under normal equilibrium condition, or you can say under thermal equilibrium, the number of transition from E1 to E2 must be equal to number of transition from E2 to E1. Yeah, or you can say transition from E2 to E1 should be equal to transition from E1 to E2. यानी अगर हमारे पास एक सिस्टम के अंदर, टू लेवल सिस्टम के अंदर N1 N2 पॉपुलेशंस हैं, एनर्जी लेवल E1 और E2 की, और आम तौर पे नॉर्मली एटम्स ग्राउंड स्टेट में हैं और हम बाहर से फोटॉन फॉल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स उन फोटॉन को एब्जॉर्ब करेंगे, तो ट्रांजिशन टेक प्लेस होगी फ्रॉम लेवल E1 टू E2. तो रिटर्न में वहाँ से स्पॉन्टेनियस एमिशन भी होगी और साथ में स्टिमुलेटेड एमिशन भी होगी साइमल्टेनियसली. तो जितनी ट्रांजिशंस E1 से E2 हुई हैं, उतनी ट्रांजिशन क्या होनी चाहिए E2 से E1, क्योंकि अगर ये तादाद बराबर नहीं है तो फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन डेवलप नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट में लॉन्ग टाइम स्टे नहीं करता है. अगर थोड़ा ज़्यादा स्टे करता है तो वो स्टिमुलेटेड एमिशन है, वहाँ मेटास्टेबल स्टेट होगी, लेकिन ट्रांजिशन लाजमन होगी. तो अगर ट्रांजिशन हो रही है तो इट मीन इनकी तादाद आपस में क्या है, ट्रांजिशन की तादाद 1 से 2 और लेवल 2 से 1 में क्या है, इक्वल है. अब यहाँ पर रिलेशन यूज़ होगा ट्रांजिशन E1 से E2 की, ट्यू के लिए जो रिलेशन यूज़ होगा वो कौन सा होगा, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन का. तो इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन का रिलेशन कैसे यूज़ करेंगे, तो इसके लिए कहता है कि द नंबर ऑफ एटम्स absorbing photons per second per unit volume, it must be equal to number of atom emitting photon per second per unit volume. जाहिर है आपने लेवल E1 के ऊपर, जिसकी पॉपुलेशन N1 है, फोटॉन फॉल किए, तो एटम्स क्या करेंगे, उन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे. तो आफ्टर एब्जॉर्प्शन वो कहाँ जाएंगे, E2 में जाएंगे. तो वहाँ से याद रख लो स्पॉन्टेनियस एमिशन भी होगी और स्टिमुलेटेड एमिशन भी होगी. तो जब हम लेवल E2 से E1 में जो फोटॉन एमिट हो रहे हैं, तो यहाँ दो रिलेशन यूज होंगे, स्पॉन्टेनियस एमिशन का और साथ में स्टिमुलेटेड एमिशन का. तो इक्वेशन क्या बन रही है, अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ एटम एब्जॉर्बिंग फोटॉन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम. ये कौन सी सिचुएशन होगी, लेवल E1 पे जिसकी पॉपुलेशन N1 थी, आपने क्या किया, एटम्स फॉल किए, सॉरी फोटॉन्स फॉल किए, तो एटम्स ने उन फोटॉन को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया. अब रिवर्ट प्रोसेस होगा, डाउनवर्ड आएंगे, तो दिस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स एमिटिंग फोटॉन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम. इक्वलिटी आ गई. अब नंबर ऑफ एटम एब्जॉर्बिंग, नंबर ऑफ एटम एब्जॉर्बिंग फोटॉन्स, नंबर ऑफ एटम एब्जॉर्बिंग फोटॉन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, दिस शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ एब्जॉर्बिंग, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन. ये जो मैंने आपको बताई थी कि इट इज़ प्रोपोर्शनल टू टू फैक्टर, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इनकमिंग फोटॉन एंड पॉपुलेशन N1, और बीच में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या यूज होता है, B12, विच इज आइंस्टाइन कोफिशिएंट. एंड टुडे वी आर गोइंग टू develop Einstein coefficient B12. How can we determine this Einstein relation B12? ये भी डेवलप करने जा रहे हैं, और रिवर्ट में B21 भी और A21 भी जो है. तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स होंगे आज के लेक्चर के. तो इक्वेशन 1 क्लियर होगी. ये एब्जॉर्प्शन इक्वेशन है लेवल E1 से E2 में जब फोटॉन को एब्जॉर्ब किया गया था. अब दूसरी इक्वल टू के बाद जो राइट साइड है, नंबर ऑफ एटम एमिटिंग फोटॉन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम. तो ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल होगा सम ऑफ टू टर्म, स्पॉन्टेनियस एमिशन प्लस स्टिमुलेटेड एमिशन. स्पॉन्टेनियस एमिशन में
नंबर ऑफ एटम्स एमिटिंग फोटॉन एक ही फैक्टर पर डिपेंड करते थे, पॉपुलेशन n1, क्योंकि इनका लाइफ टाइम कम था तो पॉपुलेशन पॉपुलेशन n2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो बीच में कोफिशिएंट क्या यूज हुआ था, A21। तो A21 n2 प्लस ये स्टिमुलेटेड इमिशन है, तो स्टिमुलेटेड इमिशन में दो फैक्टर्स आ गए, पॉपुलेशन n2 और हमने इनपुट फोटॉन फॉल किया स्टिमुलेट करने के लिए, जिसने ट्रिगर किया था इलेक्ट्रॉनों को, रो वी, और आइंस्टाइन कोफिशिएंट कौन सा यूज हो गया, B21। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डेवलप किया हुआ है। तो A21 n2 प्लस B21 रो वी इंटू n2, दिस इज योर इक्वेशन 2। तो अब अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन ट्रांजिशन फ्रॉम E1 टू E2 इज इक्वल टू ट्रांजिशन फ्रॉम E2 टू E1। अब 1 से 2 ट्रांजिशन इक्वेशन 1 में है, तो ये इक्वेशन 1 आ जाएगी, और 2 से 1 में दो टर्म्स का सम है, इक्वेशन 2 इधर आ जाएगी, A21 n2 प्लस B21 रो वी इंटू n2। अब आगे हमने डेवलप करना है, इसको सॉल्व करना है। राइट साइड पे ये जो सेकंड टर्म है इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं, तो लेफ्ट साइड पे जो इक्वेशन है B12 रो वी n1, वो टर्म लाएंगे तो माइनस B21 रो वी n2 इज इक्वल टू A21 n2। अब लेफ्ट साइड पे रो वी दोनों में कॉमन है, इसको बाहर ले लें, ठीक होगी बात। तो इन साइड ब्रैकेट में क्या रहेगा, B12 n1 माइनस B21 n2 इज इक्वल टू राइट साइड पे वही इक्वेशन A21 n2। अब यहां से रो वी जो कि एनर्जी डेंसिटी है, इसकी वैल्यू निकाल लें, तो ये फैक्टर जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ये दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो रो वी की वैल्यूज इक्वेशन 3 में आपके सामने आ गई। अब यहां पर अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, अपने रिजल्ट को सॉल्व करने के लिए, ये जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन 3 की, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करें एक फैक्टर से, और वो फैक्टर है B12 n2। तो डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टर्म्स ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3 बाय ए फैक्टर B12 n2। तो यहाँ आ जाएं, जो न्यूमरेटर होगा A21 n2, इसके नीचे डिवाइड कर लिया B12 n2। क्लियर होगी बात। ये डिनोमिनेटर फैक्टर में 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म B12 n1, इसके नीचे डिवाइड करें B12 n2, यही वाला फैक्टर जो हम डिवाइड कर रहे हैं। सेकेंड टर्म ये है, इसके नीचे डिवाइड करें B12 n2। क्लियर होगी बात। अब देखें न्यूमरेटर में n2 और n2 कैंसिल हो रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, A21 B12, और डिनोमिनेटर में देखें B12 ये कैंसिल हो रहे हैं, तो आपको रेशियो मिल जाएगी n1 ओवर n2 माइनस नेक्स्ट फिर n2 और n2 कैंसिल हो रहे हैं, तो आपको रेशियो मिलेगी B21 B12। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। मैं बार बार बता रहा हूं कि हमारी मंजिल क्या है, हमारा टारगेट क्या है, आइंस्टाइन कोफिशिएंट को डिटरमिन करना। तो देखो हमने ऑलमोस्ट अकेले छोड़ दिए हैं आइंस्टाइन कोफिशिएंट। अब इक्वेशन 4 में डिनोमिनेटर को देखें तो n1 डिवाइडेड बाय n2, द रेशियो ऑफ population of level E1 and E2 which we have developed by using Maxwell-Boltzmann distribution function और Maxwell-Boltzmann distribution law। उसमें हमने n2 और n1 की रेशियो फाइंड की थी। तो यूजिंग Maxwell-Boltzmann distribution law, the ratio of population n2 over n1 must be equal to exponential minus delta E divided by kt। तो इसको रिवर्ट कर लें, ये n2 ओवर n1 है, हमें n1 और n2 चाहिए, तो n1 ओवर n2 करेंगे तो e की पावर माइनस की बजाय क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। और हम जानते हैं डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू, तो डेल्टा E की जगह एच न्यू डाल दे, एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी। तो ये n1 और n2 की वैल्यू जिसको हमने इक्वेशन 5 कहा है, इसको इक्वेशन 4 में डेवलप करें, इक्वेशन 4 में डाल दे डिनोमिनेटर में। तो एनर्जी डेंसिटी रो वी, अब ये जो न्यूमरेटर टर्म है इसको मैंने सेपरेट लिख दिया, A21 B12 1 ओवर एक्सपोनेंशियल n1 ओवर n2 की जगह क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल h न्यू डिवाइडेड बाई kt माइनस B21 B12। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। इस पे मैंने स्टार डाला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब ये इक्वेशन क्या बता रही है, रो वी क्या चीज है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी से क्या मुराद होगा, नंबर ऑफ फोटॉन। It would mean that our system which is two level system E1 and E2
must radiate energy in the form of electromagnetic radiation. यानी ये जो सिस्टम है, जिस सिस्टम के अंदर हमने एक एटम्स लिया हुआ है, उस एटम के लेवल E1 और E2 है, ये सिस्टम क्या कर रहा है, लाइट और रेडिएशन और वेव्स इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्योंकि फोटॉन जब इमिट होगा लेवल E2 से E1 में, N2 से N1 में, ड्यूरिंग आइदर स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन, हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, लाइट मिलेगी ना। लाइट क्या है, रेडिएशन। तो ये जो रेडिएशन इमिट हो रही है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी। तो इट मीन सिस्टम रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दिस सिस्टम इज समवेयर इक्विवेलेंट टू ब्लैक बॉडी रेडिएशंस in which the walls of the cavity emit radiation in the form of electromagnetic waves, which were explained by Max Planck by introducing a Planck's radiation law, in which the first assumption of the Planck's radiation law were that the atoms that made up the walls of the cavity or the walls of the black body act as a tiny simple harmonic electromagnetic oscillator, the energy of each oscillator is quantized and it is a function of frequency of emitted radiation. तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमने क्या किया था, एक हालो बॉक्स लिया था जिसकी इनर वॉल्स को कोटेक्ट कर दिया था और उसको जब हीट अप किया और ओपन सराउंडिंग में रखा तो वहाँ से रेडिएशन कॉन्टिन्यूसली इमिट हो रही थी। Classical physics could not explain the complete energy spectrum of these emitted radiation. तो later on Max Planck ने उसको explain किया कि ये जो walls हैं ब्लैक बॉडी की, इनके जो atoms हैं ये क्या treat हो रहे हैं, tiny simple harmonic electromagnetic oscillator just like tiny pendulum। तो वो क्या करते हैं, एनर्जी रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करते हैं, जिसमें एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आपस में क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। द मोस्ट फेमस प्लांक्स रेडिएशन लॉ इज गिवन बाय इक्वेशन 7। अब प्लांक्स रेडिएशन लॉ में एनर्जी डेंसिटी यही रो वी किसके इक्वल है, ये आपने मॉडर्न फिजिक्स सिलेबस में पढ़ा हुआ होगा, डायरेक्ट प्रूव किया है या लिखा है, तो इसको मैंने डायरेक्ट यूज किया है। ये प्लांक्स रेडिएशन लॉ है। तो इक्वेशन 7 को देखें, रो वी 8 pi h nu cube into mu cube divided by c cube 1 over exponential h nu over kt minus 1। तो ब्रैकेट टर्म देखें, यहाँ लेजिंग सिस्टम में एक्सपोनेंशियल पावर h nu over kt माइनस आगे रेशो है b21 डिवाइडेड बाई b12। इसमें b12 ये क्या चीज़ है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है लेवल 1 से 2, और 21 क्या है, स्टिमुलेटेड कोफिशिएंट है। जब स्टिमुलेटेड एमिशन होती है 2 से लेवल 1 में, तो ये रेशो है। और प्लांक्स रेडिएशन लॉ में यहाँ 1 आ रहा है और इसमें न्यू फ्रीक्वेंसी है, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, एच प्लैंक कांस्टेंट है और ये कैलकुलेशन से आया है। अब इक्वेशन 6 और 7 कहता है आइडेंटिकल हो सकती है, दीज टू इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिकल इफ एंड ओनली इफ B21 is equal to B12। यानी आइंस्टाइन कोफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट लेवल 1 से 2 B12 अगर ये इक्वल हो लेवल 2 से 1, क्योंकि जितने फोटॉन हमने पॉपुलेशन N1 के ऊपर फॉल किए हैं और एटम्स ने उन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब किया है, उतने ही फोटॉन रिटर्न में ड्यूरिंग स्टिमुलेटेड एमिशन हमें आउटपुट में मिलते हैं। तो ये दोनों कोफिशिएंट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों इक्वल है इक्वेशन 8 में, तो ज़रा इक्वेशन 6 में ये रेशो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देखिए B12 की जगह B21 या B21 की जगह B12, तो ये कैंसिल होगा, तो आपके पास इक्वेशन क्या मिलेगी, तो कहते हैं इक्वेशन 6 and 7 विल बी आइडेंटिकल इफ B21 इज इक्वल टू B12। तो अब इक्वेशन 6 को रिकॉल करें, रो वी A21 डिवाइडेड बाई B12 1 ओवर एक्सपोनेंशियल h nu ओवर kt माइनस 1। तो अब प्लांक्स रेडिएशन लॉ की ये ब्रैकेट टर्म्स और ये इस सिस्टम की ब्रैकेट टर्म सेम आ रही है ना। अगर हम 9 और 7 को कंपेयर करें, इफ यू कंपेयरिंग इक्वेशन 7 and 9 सॉरी ये 8 लिखा हुआ है, ये 9 है, इक्वेशन 7 and 9 है, तो देखें ये टर्म तो सेम हो गई।
तो ये जो रेशियो है A21/B12, A21/B12 ये किसके इक्वल आ रही है? इस टर्म के इक्वल आ रही है ना, 8πh म्यू क्यूब डिवाइडेड बाय c क्यूब। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 8πh म्यू क्यूब इंटू B12 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और राइट साइड पे A21 c क्यूब। तो यहाँ से B12 की वैल्यू निकाल लें, तो B12 जो कि हमारे आउटपुट है, आइंस्टाइन कोफिशिएंट हमने डेवलप करनी है ना, तो B12 की वैल्यू निकालेंगे तो ये टर्म जो मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड। ये डिवाइड हो गई A21, लेकिन हम जानते हैं कि B12 और B21 इक्वल है, तो अगर ये B12 है तो B21 भी यही होगा। इट मीन दो कोफिशिएंट आपने डिटरमिन कर लिए हैं, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट और स्टिमुलेटेड एमिशन कोफिशिएंट। ये दोनों इक्वेशन 10 और 11 से डिटरमिन हो रहे हैं। तो यहाँ पर कहता है कि इक्वेशन 8, ये जो दोनों आपस में इक्वल थे, इक्वेशन 8 एंड 10 नोन एज आइंस्टाइन रिलेशन, इनको आइंस्टाइन रिलेशन कहा जाता है। 8 क्या बता रही है? इक्वेशन 8 इंडिकेट्स दैट कोफिशिएंट ऑफ बोथ एब्जॉर्प्शन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन आर न्यूमेरिकली इक्वल्स, ये इक्वल है। वाइल इक्वेशन 10, ये 10 अगर A21 को इधर में डिवाइड कर लूं तो ये रेशियो बनती है ना, किस चीज की रेशियो बनती है? देखें, B12 द रेशियो ऑफ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट टू स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये A21 स्पॉन्टेनियस एमिशन का कोफिशिएंट है। दो तो डिटरमिन हो गए, B12 या इसको हम क्या कह सकते हैं? B21, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो इन दोनों की रेशियो यानी द रेशियो ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन कोफिशिएंट टू स्पॉन्टेनियस एमिशन कोफिशिएंट आर द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट एज वेल एज स्पॉन्टेनियस एमिशन कोफिशिएंट। ये किसकी इक्वल आ रही है? इट इज प्रोपोर्शनल टू, जरा और से देखें कि यहाँ से जब ये मैं रेशियो निकालता हूँ तो ये फ्रीक्वेंसी की ये भी नजर आ रही है, फ्रीक्वेंसी के थर्ड पावर के प्रोपोर्शनल है ना। इट इज दिस रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्ड पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशंस। बात ध्यान में आ गई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि जिसमें ये रेशियो हमें थर्ड पावर ऑफ या क्यूब ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन, इससे हम ये कहते हैं कि लेज़र, इसीलिए जो हाई फ्रीक्वेंसी एमिटेड रेडिएशन होती है एक्सरे से लेज़र, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, उससे लेज़र एक्शन लेना मुश्किल होता है। हालांकि एक्सरे लेज़र आगे बना है, हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लेकिन उसको अचीव करना रिलेटिवली मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू दीज वन। तो दीज आर द आइंस्टाइन रिलेशन विच वी हैव डेवलप्ड इन टुडे लेक्चर्स जो है। ओके।